अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू क्रिकेट का सुल्तान। क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 बड़ी रानाइयों से जारी है। 2 मैचेस हो चुके हैं। पहला मैच दूसरी बारी खेलने वाली टीम ने जीता। आज का मैच जो रहा उस पर बात करेंगे। पाकिस्तान ने ऑल्दो मैच जीत लिया है, 286 रन किए और 287 रन का टारगेट दिया। नीदरलैंड ने 205 रन पर सारी विकेटें गंवा दी। मैच हमने जीत लिया, लेकिन कुछ ऐसे सवालात रह गए जिनके जवाबात हमें चाहिए, वो हम अपने एक्सपर्ट से पूछेंगे। मैं हूं आपका होस्ट फैजान अहमद भट्ट और मेरे साथ हैं ज़रियाब राजपूत। और बिल्कुल मैं इस काम की एक्सपर्ट नहीं हूं, जो एक्सपर्ट्स हैं उनका तारुफ आपसे करवा देते हैं। रोजाना आपसे उनकी मुलाकात होती है। हारून रशीद साहब हमें ज्वाइन करेंगे। थैंक्स फॉर जॉइनिंग अस। अब्दुल रहमान साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। हारून साहब, मैच को हम लोग जीत चुके, लेकिन मैच के दौरान ही इतने सवाल थे कि वो न सिर्फ तमाशाई जो थे वो महसूस कर रहे थे, बल्कि हर एक टेक्निकल बंदा जो है उस सवाल का जवाब जानना चाहता है। मुझे ये बताइए, 287 रन होने के बावजूद आपने कहां कोताही और कमियां महसूस? देखिए, एक तो सबसे पहली चीज ये है कि आप जो सवालात कर रहे हैं वो ऑब्वियसली एज ए लेमैन कर रहे हैं। हम जो जवाबात देंगे वो हम एज ए क्रिकेटर देंगे। बिल्कुल ऐसे ही है, क्योंकि हम इस किसी भी सिचुएशन से गुजर चुके हुए हैं। ऐसे बहुत ज्यादा मौके आते हैं। हमेशा किसी भी मेगा टूर्नामेंट का जो पहला मैच होता है ना, वो थोड़ा सा टेंस होता है, हर टीम के लिए होता है। चाहे वो आप जैसे इंग्लैंड को देखा आपने, वो टेंस मोमेंट वो हार गए। पाकिस्तान को टेंस मोमेंट्स आए, इन्होंने रिकवर किया। 2 अच्छी पार्टनरशिप्स हुई, जिसमें रिजवान की और सऊद शकील की। उसके बाद 188 for 6 वो क्रूशल टाइम था। वहां पर अगर मैं, जैसे हमने पहले जिक्र कर रहे थे कि उनके पास इतना एक्सपीरियंस नहीं है, उनके पास इतनी बॉलिंग नहीं है ऐसी जो कि आखिर में जाके किल कर सके। 188 पे जब उनके 6 आउट कर लेते हैं पाकिस्तान के, वहां से जो पार्टनरशिप शादाब की और नवाज की होती है, वो आपको 286 तक लेके जाती है। आई थिंक वही टर्निंग पॉइंट था। हमने पहले ही कहा हुआ था कि 250 प्लस जितना भी होगा तो पाकिस्तान के एडवांटेज में होगा। मैंने बोला था 288 तो जाना चाहिए। हम 250 300 तक जा रहे थे। नहीं, जब हम प्लस कहते हैं ना तो उसमें 280 भी आ जाता है, 260 भी आ जाता है, 270 भी आ जाता है। नहीं, सब मतलब उसमें ये कि हमें पता होता था कि पार स्कोर कितना होगा। और क्योंकि पाकिस्तान की बॉलिंग काफी एक्सपीरियंस थी, और उनको एक बस मुझे जो अच्छी खुशी ये हुई कि पाकिस्तान के तमाम बॉलर्स ने कंट्रीब्यूट किया, ठीक है ना। ये बड़ी अच्छी चीज होती है, क्योंकि आपका ये नया कॉम्बिनेशन था। क्योंकि नसीम शाह के जाने के बाद हमें ये फिक्र थी कि हसन अली उस जगह को पूरा कर सकेगा या नहीं करेगा। टिपिकल पाकिस्तानी पिच थी, और मैं ये फील करता हूँ कि इसी किस्म की पिचेज हर जगह पे मिलेंगी पाकिस्तान में। तो इसलिए पाकिस्तान का जो बॉलिंग अटैक है ना, वो प्रॉब्ली अगर विकेट टू विकेट बॉलिंग करता रहेगा। स्पिनर्स का डेफिनेटली इशू है इसमें अभी भी। आज ठीक है, उन्होंने अच्छी बॉलिंग की, विकेट्स लिए, लेकिन कन्विंसिंग नहीं थे। वेयरएज पाकिस्तान के फास्ट बॉलर्स ने आज बहुत अच्छी बॉलिंग की, और उन्होंने बड़े अच्छे टाइम के ऊपर विकेट्स लिए, जिसकी वजह से आप गेम में वापस आए। स्पिनर्स का सपोर्ट और ओवरऑल कंट्रीब्यूशन हम जरूर आपके साथ डिस्कस करेंगे। लास्ट विकेट पे आपने हारिस रऊफ की जो सेलिब्रेशन है वो तो देख ली। जो विकेट्स हमारी गिरी, मैं उस पर ज्यादा बात करना चाहूंगा, क्योंकि हमने तो उन्हें आउट करना था। हमारे एरिया ऑफ कंसर्न है कि हमारे ओपनर्स नहीं चल पाए। ऑल्दो बाबर आजम की फॉर्म अच्छी थी, आज उनको अच्छी बॉल हो गई, थोड़ा फंसे रहे शुरू में, लेकिन हमारी जो मिडिल ऑर्डर है उसने अच्छा परफॉर्म किया। हमारा टॉप ऑर्डर कब परफॉर्म करेगा, कब? यही सुबह भी कहा था कि 10-12 ओवर के बाद पिच बेहतर हो जाएगा। आप देखें कि 12 के 13 ओवर के बाद बैट पे बॉल आना शुरू हो गया था। उससे पहले रिजवान ने भी स्ट्रगल की है, आते साउशकील ने भी स्ट्रगल किया। तो रिजवान ने टाइम लिया पिच के ऊपर, उसने सिंगल्स बनाए हैं। लेकिन जो पहले बैट्समैन है उन्होंने बड़े स्ट्रोक्स खेलने की कोशिश की है, तब पिच में नमी थी। अगर वो वहां पे टाइम लेते तो मेरा ख्याल है हम 350 से भी ऊपर रन करते, क्योंकि बाद में पिच बहुत अच्छा हो गया था बैटिंग का। सेकंड टाइम तो वैसे भी बेहतर हो रहा है पिच, इतना टर्न भी नहीं मिल रहा और बैट पे बॉल भी आ रहा है। तो ये एक चीज इधर हमने, मुझे भी अगर पता है, इनको भी पता है, हारून भाई को, सबको पता है कि पिच में नमी है। तो बीइंग ए प्रोफेशनल जब आप पिच पे होते हैं, माय पॉइंट ऑफ व्यू, ये तनकीद नहीं होती। बीइंग ए प्रोफेशनल एक बात है कि आपको कैसे स्टे करना है पिच के ऊपर, आपने रन बनाने हैं। अगर बॉल टर्न भी कर रही है, पिच जैसा भी बिहेव कर रही है, ऑब्वियसली आपको मैच से थोड़ी देर पहले पता चलता है कि पिच कैसी है। पिच रिपोर्ट के बाद काउंटर तो बैटर नहीं करना है, काउंटर तो बॉलर ने करना है। उसको स्विंग नहीं मिल रही है, वो सीम पे चला जाएगा, सीम नहीं मिल रही है, स्विंग करेगा। तो ये आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि ये बहाना नहीं होना चाहिए, आपको काउंटर ये करना चाहिए। हाँ, एक्सक्यूज नहीं होना चाहिए। आप देखिए आखिरी 4 ओवर फिर कौन खेल रहा है?
शहीन और हारिस रऊफ, अगर यही इमाम और फखर ऊपर से अगर ये खेल लेंगे, 4 डॉट बॉल भी खेल लेंगे, 2-2 रन भी बना लेंगे, तो हम सब के लिए बेहतर होगा, पूरी टीम के लिए। जितना ये स्टे करेंगे उतना हमारा मिडिल ऑर्डर और स्ट्रॉन्ग खेलेगा। Exactly. इनको जितने कम ओवर मिलेंगे उतना फायरवर्क आपको मिलेगा। जितना टाइम इनको अर्ली ऑन मिलेगा तो फिर हम स्ट्रगल ही करेंगे, क्योंकि फिर कुछ अब थिंकिंग होती है हर प्लेयर्स की कि मेरी 10 ओवर पहले बारी आएगी। आपको प्रिपेयर भी किया जाता है, ऐसे ही नेट में प्रैक्टिस भी कराई जाती है कि आपको 10 ओवर मिलेंगे, 5 मिलेंगे। तो जब उसको लंबा टाइम पिच पे सिंगल्स के लिए मिलता है तो उसमें थोड़ा सा स्ट्रगल होता है। तो 280 इस गुड टारगेट था, लेकिन इनका एक्सपीरियंस वैसा नहीं था। अगर इनका एक्सपीरियंस होता ये टारगेट बहुत इजी ऑब्वियसली ये मेन क्वेश्चन है। हारून भाई मैं आपसे पूछना चाहूंगा, ये आपसे, क्योंकि आप कंटिन्यू करें, ये वो टीम थी जो कि निस्बतन आसान हरीफ समझा जा रहा था, हमारी बॉलिंग अटैक का एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा था। अगर यहां पर श्रीलंका, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, अभी मैं वो दिग्गज प्लेयर्स या दिग्गज टीम्स के बारे में बात नहीं कर रहा जो कि इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड है, 286 टारगेट उनके लिए कुछ नहीं था। एक सेकंड और कि अगर फील्डिंग अच्छी होती तो साउथ स्कील का अगर कैच हो जाता स्लिप में तो ये सिचुएशन और होती, डिफरेंट हो जाती। एग्जैक्टली। फिर हम 250 के लिए भी होते कि हम किसी तरीके 250 Exactly. तो ये नफ्सियाती हद दूर करते हैं। एग्जैक्टली जो पॉजिटिव चीजें हैं, तो जब आप जीतते हैं तो आप अपनी कमियों को भी देखें। पॉजिटिव थॉट तो जरूर होते हैं कि हम जीत गए, लेकिन जो मेन चीज है आगे बड़ी गेम्स हैं, आपके पास बड़े बॉलर्स आएंगे, अच्छे फील्डर्स आपको मिलेंगे, तो फिर आपको ये चांसेस शायद ना मिले, तो फिर हम स्ट्रगल करेंगे। तो यही चीज है कि आप इसको कंटिन्यू करें, स्टे इन द पे। देखिए इंपॉर्टेंट चीज ये है कि क्योंकि हर टीम, मैं ये फील करता हूं कि जब आप जीत रहे हो ना, उस वक्त अपनी खामियों को पूरा करें। बिल्कुल ऐसी बात। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये होती है, जीत तो आप जाते हैं, लेकिन उसमें आपकी वो कौन कौन से इश्यूज थे जो ये भी डिस्कस हुए कि ओपनर्स ने क्या रोल प्ले करना था और क्या किया, और इसी तरह मिडिल ऑर्डर ने जब अपने आप को स्ट्रॉन्ग कर लिया, स्ट्रेंथन कर लिया, उसके बाद फिर 2 विकेट एक के बाद दिगरे गिरे, जिसमें सऊद शकील का शॉट भी मैं फील करता हूँ कि उस वक्त टाइमली नहीं था। फिर उसके बाद ठीक है, उससे पहले चौका मारा था रिजवान ने, और सेम डिलीवरी के ऊपर थोड़ा सा और उनका बैट खुल गया, जिसकी वजह से वो गैप बना और बोल्ड हो गए। तो उसकी वजह से जो आखिर वक्त में जो टेल एंडर्स आ गए, जिसकी वजह से जो 4 से 5 ओवर का जो ब्लॉक होता है, जिसमें आपने रियल सेंस में हिट आउट करना होता है, रन्स बनाने होते हैं, यही चीज इंग्लैंड ने भी मिस की। इंग्लैंड के भी आखिर के 4-5 ओवरों में जो है उनकी वो टेल बैटिंग कर रही थी। सो जब ये टीम गेम हो जाने के बाद ना, जब टीम मीटिंग्स होती है ना, तो ये सारी चीजें जो है वो डिस्कस होती हैं। डिस्कस होने के बाद फिर आप नेक्स्ट मैच के लिए जाते हैं और ये सोचते हैं कि क्या क्या नहीं किया। एक चीज तो साफ नजर आ रही है कि जो अभी तक के हमने ये 2 मैचेस देखे हैं कि यहाँ पर शाम को बैटिंग करना बेहतर है। मतलब सेकंड इनिंग में ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। पिच इंप्रूव हो जाती है, बॉल अच्छा बैट पे आता है, बॉलिंग करना मुश्किल नहीं, क्योंकि में भी डैम्पनेस आ जाती है, थोड़ी सी ओस का कोई भी एलिमेंट होगा जिससे बॉल तेजी से। दूसरा ये कि मैंने देखा कि जो नया बॉल है, जब सुबह बैटिंग होती है तो वो थोड़ा सा ग्रिप करता है। अगर थोड़ी सी पिच नरम भी थी आज, थोड़ी सी सॉफ्ट थी, टॉप उसका इतना हार्ड नहीं था, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम आप देखेंगे जैसे ही कुछ ओवर्स गुजरे, जैसे अभी रहमान ने कहा कि 12 से 13 ओवर के बाद आप देखेंगे स्ट्रोक्स भी लगने शुरू हो गए, आपकी बैटिंग भी हो गई। ठीक है, उनकी इनएक्सपीरियंस बॉलिंग थी, मैं मानता हूं। सो यही वो चीज़ ये हाईलाइट करना चाह रहे हैं कि जब सामने आपकी एक्सपीरियंस बॉलिंग होगी और अगर आपके 3 से 4 प्लेयर आउट हो गए 30 या 40 रन के ऊपर, देन उसके बाद सर्वाइव करना कितना आसान होगा आगे, वो देखने वाली बात। बिल्कुल वही देखने वाली बात है। लेकिन हारून साहब, यहाँ पर हमें क्रेडिट नीदरलैंड की बैटिंग को भी देना पड़ेगा, जो स्टार्ट उन्होंने लिया था। आप क्या समझते हैं कि ऐसी टीम्स जो कि इस तरह के टूर्नामेंट्स में, मुझे लगता है कि वो आज कुछ हारे नहीं है, उन्होंने बॉलिंग भी अच्छी की। पाकिस्तानी जैसी टीम को 10 विकेट्स ली, उसके बाद उनको अटैक भी किया, 10-15 ओवर्स तक वो अच्छा खेलते रहे। 25 ओवर्स के बाद उनकी जो है ना कोलैप्स शुरू हुआ। नीदरलैंड्स की बैटिंग को आप कैसे रेट करते हैं? मैच डी लीड की बात करें या विक्रमजीत सिंह? यही वो चीज जो हम डिस्कस कर रहे थे, बिकॉज उनका एक्सपोजर इतना नहीं है इंटरनेशनल लेवल के ऊपर, टॉप टीम्स के खिलाफ इतना नहीं खेले हुए, और खास तौर पर 50 ओवर्स की क्रिकेट एक बिल्कुल डिफरेंट क्रिकेट है। यही अगर T20 में आप चले जाते तो उन्होंने ये मैच जीत जाना। बिल्कुल ऐसी है, क्योंकि 50 ओवर में वो लोग पैचेस में अच्छा खेलते हैं, बॉलिंग में भी पैचेस में वो अच्छा करते हैं। तो वही देखा, जो उनका पैच अच्छा आया हुआ था उसमें उनके बैट्समैन जो है वो रन्स कर गए, लेकिन पाकिस्तान ने जब कम बैक करना था, जब विकेट्स लेने की जरूरत पड़ी, तो पाकिस्तानी बॉलर्स ने विकेट लिए। पाकिस्तान ने आज टाइट बॉलिंग की, ऐसा नहीं है कि उनको, लेकिन डिलेडर ने बहुत ही अच्छी बैटिंग की, वो आई थिंक स्टैंड आउट था। फिर सिंह ने जो शुरू में, ठीक है उसकी टेक्निक इतनी अच्छी नहीं है, उसका हैंड आई कोऑर्डिनेशन इतना अच्छा है कि वो थ्रू द लाइन बड़ा अच्छा खेलता है, और वो प्रॉब्ली वो बॉल थोड़ी सी नीचे भी रहेगी और गुगली थी प्रॉब्ली, तो वो उसको लेग ब्रेक समझ के मारने गया,
जिसकी वजह से गेंद जो है वो बाउंड्री लाइन पार नहीं Vital की। wicket उससे हो गई पहले शादाब उसने पहले छक्का मारा था उसको, लेकिन वो लेग ब्रेक थी और उसको मार दिया। ये उसने राउंड द विकेट आए गुगली की थी, सो वो जो उसको थोड़ा सा लेट वो समझा और गेंद थोड़ी सी नीचे भी रही। सो मेरे अपने नज़दीक जो मैं फील करता हूँ कि ये इसने नीदरलैंड ने काफ़ी कुछ सीखा है इससे, और उनकी अपनी परफॉर्मेंसेस वो इसी तरह गेज करेंगे कि हमने पाकिस्तान के खिलाफ उनको आउट किया और हम उनके पास 205 तक भी चले गए और हम आगे भी जा सकते थे। तो आई थिंक ये उनके लिए अचीवमेंट है, आगे उनको help करेगा। रहमान, हम लोग अगर हारिस रऊफ की 3 विकेटों की बात करें, हसन अली की 2 विकेटें, लेकिन साथ ही साथ हमें अपने पावर प्ले के जो नीदरलैंड की बॉलिंग थी उसको भी देखना होगा। आर्यन दत्त ने जिस तरीके से पहला ओवर करवाया, उसके बाद हम लोग खुद देख रहे थे कि ये पहला ओवर है और ये सिचुएशन हमें डगमग होती हुई नजर आ रही है। उसको पहले ओवर में भी वैसा ही टर्न मिला, उसको लास्ट जो ओवर उन्होंने किए, और कैप्टन की बड़ी वो एक ब्रेव डिसीजन होता है कि जब आखिरी 4-5 ओवर हो तो आप स्पिनर से बॉल कराते हैं, तो इसलिए कि उसको हेल्प मिल रही थी। सेकेंडली कि हमारी वो बैटिंग नहीं खेल रही थी, ये वहां स्ट्रगल करते। अगर मिडिल ऑर्डर में हमारी बैटिंग स्टे करती तो फिर यही स्पिनर हमें 20-20 रन भी देता है एक ओवर में। ये हो सकता है 15, बहुत डिफरेंस हो जाता है। जब आप 300 रन है, एक ओवर 20 का लगे तो 320 पे टारगेट चला जाता है, और ये बैटिंग में अपोजिशन के ऊपर प्रेशर जाता ही जाता है। जब आखिरी 5 ओवर में आप 60-70 रन बनाते हैं ना, तो अपोजिशन माइंडली थक जाती है, तो वो उन पे वो स्ट्रेस जाता है कि इतने रन पड़ गए, फील्डिंग में उनको तेज भागना पड़ता है, तो ये बहुत फर्क पड़ता है। तो लेकिन ये है कि अभी फर्स्ट गेम था, लेकिन जो हमारी बॉलिंग ने, हारिस रऊफ ने उनको 25 ओवर के बाद अपनी पेस से भगाया। उसने रिवर्स स्विंग भी किया और अपनी पेस को ऐसा जनरेट किया कि वो बैकफुट हो गए थे, जिसकी वजह से उसको विकेट्स मिली। अगर उस वक्त उसको 2-3 बाउंड्री लग जाती फिर भी हम स्ट्रगल कर सकते थे, लेकिन उसने पेस इतनी अच्छी की कि जिसकी वजह से ये विकेट्स मिली और बाकी बॉलर्स को भी उसके साथ उसको साथ दिया। लेकिन हसन अली इज गुड थिंग कि हसन अली का अच्छा कमबैक था। फर्स्ट गेम उसने वर्ल्ड कप का बहुत अच्छा खेला है, फर्स्ट ओवर में भी विकेट ली, एंड में भी आके कि रिवर्स हो रहा है कि जो हमें आगे जरूरत पड़ेगी, क्योंकि अगर रिवर्स नहीं होगा ना हमारे इन 4-3 बॉलर्स का, तो इसका मतलब है कि 350 रन का टारगेट भी चेस कर सकती है कोई भी टीम, लेकिन रिवर्स मिलेगा तो इनकी यॉर्कर, इनकी स्ट्रेंथ ये बहुत अच्छी है। और फैजान, आज मतलब यानी कि साउथ शकील की भी 50 देखने वाली थी, रिजवान की 50 भी देखने वाली थी। प्रोड्यूसर साहब, अगर तो मौका है तो गरीबा जाने और फिर हमें जरा दिखाइए कि रिजवान की 50 और साउथ की 50 कैसी थी। चले अभी मेरा ख्याल अलाइन कर रही है चीजें। हम बात कर लेते हैं, बैटिंग की बात हो रही थी साउथ शकील की और रिजवान की। मैं बाबर की तरफ आना चाहूंगा। एज ए बैटर मैं आपसे सवाल कर रहा हूं कि इस तरह के पिचेस पे, एशियन पिचेस पे स्वीप शॉट कितना कारआमद होता है, और जहां तक मुझे लगता है बाबर आजम के पास हर शॉट है, लेकिन स्वीप शॉट अभी तक उस तरह की नहीं है जो होनी चाहिए। तो इसको आप कैसे देखते हैं? मैं फील करता हूँ कि बाबर को भी ऐसे शॉट्स की जरूरत नहीं है। जब वो दूसरी एरियाज में इतना अच्छा खेल रहा है और वो अपना 110 का या 105 का स्ट्राइक रेट मेंटेन कर रहा है, तो आई डोंट थिंक सो कि उसको हम इस चीज के ऊपर लेके जाएंगे। आई थिंक जब जरूरत पड़ती है तो स्वीप भी खेलता है, ऐसे नहीं कि वो नहीं खेलता, लेकिन मैं ये फील करता हूँ कि इस पिच के ऊपर थोड़ा जो उसने बॉल को रीड किया वो शॉर्ट बॉल थी, लेकिन प्रॉब्ली वो थोड़ी सी तेज आई, ऊंची आ गई और उसने उसको मिस टाइम किया। देखिए, बैट्समैन आउट भी होते हैं, ऐसा नहीं हो सकता कि अगर वो गलत शॉट नहीं खेलेगा तो फिर के वो बैट्समैन तो नहीं खिलाएगा ना, हर वक्त तो 100 नहीं कर सकता। लेकिन एक चीज जो अच्छी देखने में ये आई कि अगर बाबर जैसे जिनके ऊपर आप डिपेंड कर रहे होते हैं, अगर वो आउट हो जाएं और बाद वाले खिलाड़ी आके उसको कॉम्पनसेट कर दें, ये गेम नाम ही इसी चीज का, इसलिए 11 खिलाड़ी जाते हैं। सो आई थिंक सऊद ने अच्छा इम्पैक्ट शो किया। पहला मैच था, इट्स टू अर्ली टू से कि जी आगे जाके क्या होगा, लेकिन आई थिंक उसने एक अच्छा अपना कॉन्फिडेंस शो किया और उसने जो भी सिचुएशन थी, जैसी भी बॉलिंग थी, उसने आके आप देखेंगे उसने रन बॉल से ज्यादा खेला। तो शुरू में ही लेते हुए अगर हम देखते हैं तो उसने अच्छा खासा उसने 9 चौके और 1 छक्का वो जो फ्री हिट पे उन्होंने मारा था। और रहमान भाई इसकी बात कर रहे थे कि वो 9 बॉल वहां पर लेना, इसी के ऊपर मैं आपको बताऊं कि इससे पहले तक जो सऊद शकील का स्ट्राइक रेट था ना, इससे पहले वो 70 था वनडे में। सो 90 के स्ट्राइक रेट से वो खेला, तो इट मींस कि उसने अपने आप को अडेप्ट करने की कोशिश की अपनी शॉट्स, यानी फ्रॉम टेस्ट क्रिकेट टू वनडे क्रिकेट। उसको पता है कि डिमांड क्या है वनडे क्रिकेट की, इस पे इसने आके आई थिंक जिस तरीके से उसने प्रेशर को लिया, नंबर 5 वो बहुत इंपॉर्टेंट है इन द चेजिंग साइड। अगर आप देखें तो वो नंबर इफ्तिखार का और साउथ का वो एज ए फिनिशर यूज होगा। और यहाँ पर जैसे अगर हम पहले बारी ले रहे हैं
तो उस चीज को इनिंग्स को फिनिश करने में अच्छे से वो होगा, और उन्होंने आज अच्छे से परफॉर्म किया है। डिपेंड करता है, ये सारी चीजें डिपेंड करती हैं। अगर तो अर्ली विकेट्स गिरती हैं तो उसकी जिम्मेदारी बढ़ जाती है। बिल्कुल ऐसे ही। अगर अर्ली विकेट्स नहीं गिरती और उसकी बारी 35 ओवर्स के बाद आती है तो डिफरेंट रोल हो जाता है, रोल डिफरेंट हो जाता है ऑब्वियसली। एग्जैक्टली, वो अपने रोल को समझने के बाद। प्रेजेंस ऑफ माइंड की हम बात कर रहे थे, बिल्कुल ऐसा ही है कि उसने खेलने के बाद उसको पहले आइडिया था कि 3 फील्डर है अंदर, फिर उसने जब खेला तो फौरन उसके बाद उसने कहा कि 3 है क्योंकि मुझे फ्री हिट का भी चांस मिले। उसके बाद उसका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ गया था। लेकिन सबसे अच्छी बात थी कि उसका फर्स्ट गेम, पहला वर्ल्ड कप, जिस तरह उसने कॉन्फिडेंस शो किया, 3 विकेटें गिरी हैं, आप अंडर प्रेशर होते हैं, लेकिन उसने आते जैसे अपने स्टोक्स खेले हैं, उसको यही लग रहा था कि ये वेल सेट है। लेकिन ये पाकिस्तान के लिए अच्छी बात है कि पाकिस्तान को नंबर 5 एक अच्छा लेफ्टी बैट्समैन मिला है कि जो आपको किसी भी सिचुएशन में, उसके पास स्टोक्स है, वो ये नहीं है कि आके वो फंस गया है, वो सिंगल्स की तरफ जा रहा है, डॉट बॉल्स खेल रहा है, वो अपने स्ट्राइक को चला रहा है, सिंगल्स भी कर रहा है जहां उसको बॉल मिल रही है, इसलिए रिजवान उसके साथ कंफर्टेबल थे। एग्जैक्टली, जब आप पिच पे आते हैं, जब सिंगल्स बनाने शुरू करते हैं ना, तो इससे बॉलर पीछे जरूर होता है। बाउंड्री एक डिफरेंट चीज है, सिंगल स्कोर बोर्ड को ज्यादा तेज चलाता है। और इससे आज ये बात भी पता चली कि रिजवान और इस साउथ का जो कॉम्बिनेशन है, मतलब वो एक अच्छा परफॉर्म कर सकता है जब दोनों एक साथ क्रीज पर इकट्ठे हों। उसका सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, देखिए ना, लेफ्ट हैंड राइट हैंड जब कॉम्बिनेशन आ जाए ना तो बैट्समैन और फील्डर्स डिस्टर्ब होते हैं। बॉलर जब आप लेफ्ट हैंड के ऊपर आए तो आपकी डिफरेंट फील्ड होगी, बॉलर ने अपनी लाइन चेंज करनी है, वेरी नेक्स्ट बॉल पे अगर आपने सिंगल ले लिया, उसने राइट हैंड के लिए अपनी लाइन को चेंज करना। 6 सिंगल्स भी बनते हैं ना एक ओवर में, तो 3 दफा इन्होंने चेंज करना, अगले ओवर में फिर 3 दफा चेंज होना, तो ये फील्डिंग को भी डिस्टर्ब करती है, बॉलर्स को भी डिस्टर्ब, उनकी लाइन। जी वेलकम बैक वंस अगेन। क्रिकेट का सुल्तान ट्रांसमिशन हमारी जारी है और ब्रेक पर जाने से पहले हमने साउथ शकील की खूबसूरत 50 के नजारे आपको करवाए थे, तो रिजवान को हम कैसे भूल सकते हैं? तो दिखाइए जनाब, रिजवान ने आज किसी शानदार परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया। 68 रन की बारी इन्होंने खेली, और उस वक्त में ये बारी खेली जब फखर जमान, इमामुल हक और बाबर आजम, जो कि पाकिस्तानी टीम की बैटिंग लाइनअप की रीढ़ की हड्डी समझे जाते हैं, वो आउट हो चुके थे। उसके बाद आके इन्होंने जिम्मेदाराना बैटिंग की है। रोल जो रिजवान का मुझे लगता है कि T20 के बाद जो एक सेट हो चुका है बाबर के साथ, एक तो ओपनिंग करते T20 में, लेकिन उसके बाद ओडीआईज में जो उन्होंने अपनी जगह बनाई है कि अगर ऊपर से जल्दी आउट हो जाते हैं, क्योंकि पिछले काफी अर्से से ऐसे होता नजर आ रहा है हमें, बाबर के साथ वो बैटिंग कर रहे होते हैं 12वें 13वें ओवर में, उन्होंने जो रोल अपना डेवलप कर लिया है कि उन्होंने मैच को लेके चलना है, टेल एंडर्स के साथ भी खेलना है और टॉप ऑर्डर के साथ भी खेलना है। इसको कैसे डिफाइन करेंगे? आई थिंक विद द पैसेज ऑफ टाइम बहुत ही ग्रो किया है एज ए बैट्समैन रिजवान ने। एक और चीज जो आपने देखा कि वनडे का नॉर्म जो है ना, वो ये हो गया कि इररिस्पेक्टिव विकेट्स आपकी गिर रही हैं या नहीं गिर रही, आपने अपना नेचुरल स्टाइल गेम वैसे ही खेलना है, क्योंकि आपने रन रेट को नीचे नहीं आने देना। ठीक है, पिच में थोड़ा सा भी गड़बड़ है, लेकिन आपने रन चलाते रहना है, जो जैसे कि इन्होंने किया। जहां इनको बाउंड्री बॉल्स मिली वहां बाउंड्री बॉल्स मारी हैं इन्होंने, जहां इनको सिंगल्स लेने थे, जहां 2-2 रन लेने थे, रनिंग बिटवीन द विकेट बहुत अच्छी करते हैं, अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी है। और एक अच्छी चीज ये हुई कि 4 और 5, यानी शायद सऊद शकील के साथ ये पहली मरतबा इनका ये पार्टनरशिप डेवलप हुई होगी एज सच। सो मेरे नज़दीक जो इतनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग इनकी डेवलप हुई है, सो ये बड़ा अच्छा ओमेन नज़र आ रहा है आगे जाते हुए, क्योंकि हमेशा से रिजवान 4 नंबर पे अपने आप को कंफर्टेबल फील करते थे। मुझे याद है कि जब मैं चीफ सिलेक्टर था तो ये इनको हमने 5 नंबर पे भेजा था, तो उन्होंने कहा कि ठीक है, टीम की खातिर मैं 5 पे खेल लेता हूँ, लेकिन आई वुड प्रेफर के टू बैट हाई इन द ऑर्डर 4 नंबर पे, जहाँ वो कंफर्टेबल फील करते हैं, तो उनको वो पोजीशन मिली और वो उसको जस्टिफाई कर रहे हैं। अभी तक जितनी भी इनिंग्स वो खेल रहे हैं टीम की खातिर, वो आके बड़ा अच्छे तरीके से खेलते हैं और वो समझते बहुत अच्छा है गेम को। देखिए, जो गेम सेंस है ना, वो गेम अवेयरनेस वो बहुत जरूरी होती है। सिर्फ बैटिंग ही नहीं है, बैटिंग भी किस तरीके के साथ आपने करनी है, सिचुएशन के मुताबिक करनी है, कैसे नहीं करनी। और उसके साथ जो दूसरा पार्टनर मुझे जो सऊद शकील नजर आया, अंडर 19 से मैं इसको फॉलो कर रहा हूँ, अंडर 19 कैप्टन भी था। आज जो उसने एक बड़ा अच्छा जेस्चर किया, इसने जब देखा कि 3 फील्डर अंदर है सर्कल के, इसने बॉल को निकल के हिट मार दी, और उसके बाद छक्का मारने के बाद उसने अंपायर को कहा कि जी ये नो बॉल होनी चाहिए, क्योंकि 3 फील्डर्स, वही अवल के गेम को सेंस करना चाहिए। तो इसलिए ये चीजें अगर ऐसे क्रिकेटर्स आपकी टीम में आएंगे ना, तब आपकी चीजें जो है ना और जबरदस्त। अच्छा अब्दुर्रहमान, जो अभी हमने सिचुएशन देखी है रिजवान की, वो तो जबरदस्त और शानदार थी ही, लेकिन जब हम लोग पावर प्ले की बात करते हैं तो पावर प्ले में हमसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग हमें नीदरलैंड नजर आया। हमारे पावर प्ले में 3 विकेटें गिर चुकी थी, उन्होंने 1 विकेट के नुकसान पे 47 रन स्कोर किए। इसलिए कि उन्होंने प्लान किया हुआ था कि हमने विकेट नहीं गंवानी। जब आप पिच पे रहते हैं, 10 ओवर एक बैट्समैन खेल रहा है, तो उसको रन मिल जाते हैं, चाहे वो बाउंड्री से मिले, चाहे वो 1-2 रन बना के मिले, तो फिर आप चलते रहते हैं। लेकिन जो हमारी यही चीज एक मिसिंग है
कि दोनों प्लेयर्स जो ओपनर है वो बहुत जल्दी में कि हम जल्दी से स्ट्रोक्स खेल लें, तो पिच रीड नहीं कर रहे। पिच रीड कर लेंगे, थोड़ा स्टे कर लेंगे तो पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छा हो जाएगा। और रिजवान जब से खेल रहा है वो डे 1 से अभी तक इन्हीं सिचुएशन में खेल रहा है, और वेरी डिफिकल्ट बैट्समैन के लिए कि जब वो T20 खेलता है तो उसको पहले 6 ओवर पावर प्ले के मिलते हो, डोमेस्टिक हो, PSL के सीजन हो, उसको 6 ओवर पावर प्ले के मिलते हैं, वो हवा में भी खेल लेता है। लेकिन जब ओडीआई में आता है तो फिर तब 2 विकेटें गिरी होती हैं या 3 आउट हो गए होते हैं, लेकिन T20 में वो खुद ओपनर है, उस पर वो प्रेशर नहीं है जो वनडे में उसके ऊपर प्रेशर है। लेकिन देखें फिर भी कितने वनडेज हो गए हैं कि वो आते ही अपनी इनिंग्स को बिल्ड करता है वो स्ट्रोक प्लेयर कि जब वो T20 खेलता है तो डिफरेंट काइंड ऑफ क्रिकेट खेलता है, जब वो ओडीआई में आता है तो अपने आप को टाइम देता है पिच के ऊपर, वो सिंगल्स पे जाता है, पहले कुछ डॉट बॉल्स भी खेलता है, पिच रीड करता है, फिर उसके बाद वो अपनी स्ट्रोक की तरफ जाता है। तो ये एक लर्निंग प्रोसेस है जो दूसरे एंड पे भी खड़ा है, ये उसके लिए भी लेसन है। जो आउट हो गए वो भी सीख ले कि अगर हमारी पार्टनरशिप कैसे बिल्ड हो सकती है। तो ऐसे प्लेयर्स का पिच पे रहना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि ये विकेट कीपर भी है और पहले से उसने इतना इंप्रूव किया है अपनी कीपिंग को कि वो पीछे स्टंप्स के कोई भी बॉल लेस चांस है कि बॉल चला जाए। वो अच्छे से अच्छा, इसे बॉलर, हम भी बॉलर हैं कि जब कीपर अच्छा होता है ना तो बॉलर का दिल बहुत बड़ा हो जाता है, वो जब अच्छे कैच पकड़ता है तो फिर इससे बॉलर कॉन्फिडेंस बहुत हाई हो जाता है, तो उसकी वजह से भी बॉलिंग अच्छी बॉलर करा सकता है। वो पिच रीड कर रहा है, आपको अच्छा आइडिया देता है कि आप यहाँ डिलीवर करें, तो वो एक बोन है पाकिस्तान टीम की, टेस्ट मैचों में भी है, ओडीआई में भी है। लेकिन सबसे अच्छी बात है उसका फिटनेस लेवल बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। फिटनेस लेवल जिसका अच्छा होता है उसकी परफॉर्मेंसेज अच्छी होती है। ऑब्वियसली हमारी जो पूरी टीम है उनको फिटनेस लेवल के बारे में क्लासेस भी दी जाती हैं, फिटनेस अच्छी हो भी रही है। कल मैचेस जो हैं उनकी आपको एक बता दूं, हाईलाइट दे दूं। कल पाकिस्तान के आज तो मैच हो गया, कल बांग्लादेश और श्रीलंका का मैच है। अब बांग्लादेश अफगानिस्तान और साउथ अफ्रीका वर्सेस श्रीलंका मैच है, उस पर भी बात करेंगे। एक छोटी सी ब्रेक, वापस आते हैं। देखते रहिए क्रिकेट का सुल्तान। वेलकम बैक टू क्रिकेट का सुल्तान। वर्ल्ड कप के आज के मैच के बारे में तो हमने काफी बात कर ली, पाकिस्तान की जो गलतियां हुई, कोताहियां हुई, उस पर डिस्कशन कर ली। बेशक पाकिस्तान जीत गया। अगर कल के मैचेस की बात की जाए तो कल 2 मैचेस खेले जाएंगे। पहले मैच में अफगानिस्तान बांग्लादेश के मुकाबले होगा और दूसरा मैच ज़रियाब जनूबी अफ्रीका और श्रीलंका के दरमियान खेला जाएगा। अगर बात की जाए बांग्लादेश और अफगानिस्तान की या श्रीलंका की, ये टीमें एशिया कप खेल के आई हैं, जबकि साउथ अफ्रीका ऑस्ट्रेलिया के साथ सीरीज खेल के आई है। तो वनडे क्रिकेट सारी टीम्स ने खेला हुआ है, ऐसा नहीं लग रहा कि कल कोई टीम हल्की नजर आएगी। लेकिन फिर भी इस पे एक छोटी सी रिपोर्ट है, वो जरा देखिए, फिर इसके बाद डिस्कशन की तरफ बढ़ते हैं। लेकिन जनाब कल 2 मैचेस है, बैक टू बैक कमेंट ले लेते हैं। हरूल साहब आपसे भी, अब्दुर्रहमान साहब आपसे भी, कौन सा मैच ज्यादा दिलचस्प होने वाला है? मेरे अपने नजदीक तो देखें दोनों मैचेस बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अफगानिस्तान और बांग्लादेश मोरलेस एक ही टाइप की क्रिकेट खेलती हैं, उनका जो कॉम्बिनेशन है उनकी टीमों का वो भी एक ही जैसा है। 2-3 फास्ट बॉलर, 2-3 स्पिनर्स। स्पिनर्स काफी हैवी हैं अफगानिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए। लेकिन अगेन अफगानिस्तान 50 ओवर की क्रिकेट इतनी ज़्यादा अच्छा नहीं खेलती, फिर बांग्लादेश काफ़ी स्टैब्लिश्ड है वनडे क्रिकेट में। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो साउथ अफ्रीका और श्रीलंका, साउथ अफ्रीका डेफिनेटली उनके पास स्पिनर भी अब अच्छे आ गए हैं, महाराज और उसके बाद वो शमसी, एंड देन उनके पास फास्ट बॉलर्स बहुत अच्छे हैं, लुंगी और हाँ जी, हालांकि उनका जो एक अच्छा फास्ट बॉलर है वो अनफिट हो गया, से बाहर हो गया, वो उनको नुकसान होगा। लेकिन जो श्रीलंका की टीम है ना, वो नजर नहीं आती कि टीम इतनी अच्छी है, लेकिन उनकी परफॉर्मेंस ऑन द एशिया कप भी वो डार्क हॉर्सेस थे, लेकिन फाइनल में पहुंच गए। और जिस तरीके से वो ग्रो करके आ रहे हैं, यंग लड़के जो हैं, उनको जो हसरंगा का नुकसान हुआ वो उनको काफी डेंट डालेगा। इवन ठीक शर्मा भी वो इंजर्ड हो गए, वो शायद वापस आ गया हुआ है, मेरा ख्याल है शायद उसको टीम में रखा है या नहीं रखा, टीम में नहीं रखा है मेरा ख्याल है, क्योंकि मैंने अगर वो भी तीक्षणा भी अगर चला गया तो फिर तो उनको अच्छा खासा डेंट पड़ेगा, कि उनके दोनों अच्छे स्पिनर्स जो हैं वो चले गए हैं। लेकिन मैचेस डेफिनेटली वनडे के जो हैं वो अच्छे ही होते हैं, उनको जिस तरह भी मैच होगा वो दोनों ही काफी। कल के विनर्स आप पहले बता दें, पहले मैच के दूसरे मैच। देखें ये बड़ा मुश्किल काम होता है, प्रेडिक्शन देते हैं, ऑब्वियसली किसी को नहीं पता। प्रेडिक्शन में ये होता है, देखें क्योंकि देखें मैचेस जो है ना वो 5-5, 6-6 ओवर के बाद चेंज होती है सिचुएशन। सो पहले से हम कह देना, क्योंकि अगर कंटिन्यूड बेसिस पे एक ही चीज होगी तो फिर तो बंदा प्रेडिक्ट कर सकता है। चलिए आप फेवरेट बताते हैं। मैं समझता हूँ कि बांग्लादेश को अच्छा करना चाहिए बिकॉज ऑफ देयर एक्सपीरियंस, एंड देन अगेन साउथ अफ्रीका, अब उनकी जो मिडिल ऑर्डर बड़ी स्ट्रॉन्ग है, मिलर बहुत फॉर्म में आया हुआ है, बहुत अच्छे खेल रहे हैं, वो सारे के सारे प्लेयर्स अच्छे हैं। तो श्रीलंका को मेरा ख्याल है काफी टफ टाइम देंगे बांग्लादेश एंड साउथ अफ्रीका। हारून साहब, रहमान साहब, पहला मैच
इसलिए होगा कि वो स्पिनर्स गेम है। आज देखिए 1:30 बजे मैच शुरू हुआ, लेकिन फिर भी टर्न हो रहा था। कल सुबह 10 बजे मैच शुरू होना है। पिच पे बहुत मॉइस्चर मिलेगा और ये जिस टीम ने टॉस जीतना उसको बहुत एज मिलेगा, क्योंकि दोनों टीमों के स्पिनर्स हैवी हैं। तो पहले अर्ली ऑन आपको 10 ओवर में 3-4 विकेटें मिल सकती हैं, क्योंकि जैसे टर्न हो रहा है, मॉइस्चर है, तो टाइम हो सकता है। लेकिन मेरे ख्याल में कि अफगानिस्तान टफ टाइम दे सकती है बांग्लादेश को, और उधर से श्रीलंका साउथ अफ्रीका को टफ टाइम। अच्छा, अफगानिस्तान से मेरे तो राशिद खान बड़े फेवरेट प्लेयर है, आपके कौन से फैजान? अच्छा, राशिद खान ऑब्वियसली वो फ्रंटलाइन स्पिनर है, फेवरेट है। अगर मैं बात करूं बांग्लादेश की, उनके फास्ट बॉलर तस्किन अहमद, क्योंकि एलन डॉलन उनके कोच हैं, उन्होंने अपनी फास्ट बॉलिंग की जो उनकी आर्ट है उनमें इंड्यूस की हुई है। 2019 के बाद आई थिंक पाकिस्तान के बाद बांग्लादेश वो टीम है जिनका पेस अटैक अच्छा परफॉर्म कर रहा है। अकॉर्डिंग टू स्टैट्स, हमें ऐसा लगता है कि नहीं कर रहे, लेकिन अकॉर्डिंग टू स्टैट्स बांग्लादेश नंबर 2 पे है 2019 के वर्ल्ड कप के बाद पेस अटैक में। और ऑब्वियसली ये तो सियासी बयान हो गया फैजान, मैंने तो सिंपल सा पूछा था राशिद खान। मैं बताना चाह रहा हूं कि तस्कीन अहमद आपके फेवरेट है। लेकिन ये है कि अफगानिस्तान के 2-3 स्पिनर, इवन नबी भी जब बॉलिंग करता है, नबी भी विकेट टेकर बॉलर है, इतनी आसानी से हिट नहीं खाता। 2 ऑफ स्पिनर हैं, फिर आप राशिद 30 ओवर है, तो 30 ओवर टैकल करना आसान नहीं है। पेस अटैक सुबह जो मीडियम पेसर भी होंगे ना 130 पेस वाले, वो ज्यादा तंग करेंगे, क्योंकि अर्ली मॉर्निंग सीम स्विंग दोनों चीजें मिलती है। रिचर्ड रहमान, उसमें सिर्फ एक मुझे वो नजर आता है, बिकॉज 10 ओवर वाला जो कॉन्सेप्ट है वो बेचारे 4-4 ओवर वाले बॉलर्स मैं देखता हूँ कि उनको ज्यादा महारत है अफगानिस्तान वालों को। सो 10 ओवर में क्योंकि 2-3 चंक में आना पड़ता है, तो उसमें डिफरेंट हो जाती है। अगर हारून भाई बिल्कुल आपने सही कहा, अगर उसी में उनको एक विकेट दो मिल जाए तो ये फिर हैवी रहते हैं, प्रेशर बिल्ड हो जाता है। पहले 4 ओवर के स्पेल में 2 विकेट्स ले जाएंगे राशिद खान, तो बाकी जो मिलेंगे वो तो बोनस में आएंगे। फिर तो उन्होंने 50 ओवर की बैटिंग भी तो करनी है ना अफगानिस्तान में, बिल्कुल, उसकी भी तो उनको आदत नहीं है। अच्छा, पहले बैटिंग करने वाले को ये जरूर मिल जाता है कि उसके पास सुकून से 50 ओवर होते हैं खेलने के। नहीं, लेकिन उसमें टारगेट सेट करना होता है, उसमें टारगेट जो सेट करना होता है, बाकी स्विंग के प्रॉब्लम्स है, तो ये सब चीजें चलती रहती हैं। अर्ली मॉर्निंग बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि ओडीआई गेम्स शुरू ही ज्यादा। फेवरेट टीम, लास्ट कमेंट, फेवरेट टीम बता दे कल की चारों टीमों से। एक अफगानिस्तान बताइए, दूसरी श्रीलंका। और इधर है साउथ अफ्रीका और बांग्लादेश। चले जरा आप इनके पोल के मुताबिक कल कौन सी टीम दाव लगाती है वो तो आने वाला वक्त ही बताएगा। क्यों फैजान? बिल्कुल, आपसे कल मुलाकात होगी 1 बजे, क्योंकि ट्रांसमिशन जारी है, वर्ल्ड कप जारी है, क्रिकेट के रंग जारी है, हम उस पर बात करते रहेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।